मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पैराडाइज साइंस सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के कोशिकीय अंग के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे। आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और फिगर बना हुआ देख रहे हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, डायग्राम है। इसके कार्य, इसके संरचना को समझें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस पर बार बार प्रश्न आते हैं, इसको ज़रा बढ़िया से समझा जाए। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। इसका माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के विषय में या फिर इसका थोड़ा सा एक पहले ही संरचना पर आते हैं, उसके पहले हम देखते हैं इसका खोज जो किया था। खोज के विषय में आप कोलिकर सबसे पहले इसका खोज किया था, A.V. कोलिकर। बाद में इसका डिटेल से अध्ययन किया था अल्टमान। बाद में इसका अध्ययन जो किया था, अध्ययन दिया था तो अल्टमान किया था, अल्टमान। और जो नाम दिया था वो सी बेंडा दिया था, क्रिस्टोफर बेंडा दिया था, बेंडा, सी बेंडा। देखिए, 3 व्यक्ति का नाम आता है। जो खोज अगर पूछा जाए तो आप कोलिकर बोलेंगे, और अगर कोलिकर चॉइस में नहीं रहा है तो अल्टमान का नाम आता है। ठीक है, कोलिकर भी चॉइस में कभी नहीं रहता है तो अल्टमान चॉइस में आता है। ज़्यादातर अल्टमान ही चॉइस में रहता है खोज के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो अल्टमान, इसका अल्टमान जो है किस नाम से जाना था, तो बायोब्लास्ट के नाम से दिया था। इसको पढ़ा था या इसका अध्ययन जो किया था इन्होंने तो बायोब्लास्ट के नाम से, अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट कहा था। ठीक है, कोलिकर ने उस समय खोज का किस तरह का बॉडी है, बाद में अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट करके पूरा अध्ययन किया। और उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया वो सी बेंडा ने दिया। ओके, ठीक है। देखिए, यह पाया कहाँ जाता है, तो इसके विषय में सिंपल बात है कि ये सभी पादप के कोशिका में और सभी जंतु के कोशिका में पाया जाता है। और कहाँ नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका या विकसित कोशिका या जीवाणुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता है। और एक और याद रखना है कि ये आरबीसी के कोशिका, जो स्तनधारियों के आरबीसी के कोशिका में भी नहीं पाया जाता है। ओके, तो स्तनधारियों का आरबीसी तो ये नहीं पाया जाता है, वो भी आप समझ गए। 2 याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और आरबीसी कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका जो संरचना होती है ये बिल्कुल जैसे बना हुआ वैसी है। थोड़ा ये माइक्रोस्कोपिक संरचना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है संरचना, तो उस स्थिति में ये इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाहर 2 झिल्ली पाए जाते हैं। बाहर को कहते हैं बाह्य झिल्ली। ये परमीबल होता है, पारगम्य होता है, माने एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होगा वो पारगम्य रहता है, जिसके माध्यम से पदार्थ पूरा अंदर बाहर जा सकते हैं। और इसके अंदर वाली झिल्ली जो होती है, तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य मतलब सेमी परमीबल होता है। ठीक है, और ये जो अंतः झिल्ली जो होता है ये थोड़ा सा अलग तरह का संरचना बनाता है। ये उंगली नुमा उभार बना देता है, और इसी जो उंगली नुमा जो उभार होता है इसका नाम होता है क्रिस्टी। क्रिस्टी यानी क्रिस्टी क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और कैसे, किससे बना होता है, तो अंदर वाली झिल्ली, अंतः झिल्ली से बना होता है। क्रिस्टी के अंदर वाला जो खाली भाग है उसमें तरल पदार्थ भरा होता है, और तरल पदार्थ को कहा जाता है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब होता ही तरल पदार्थ, और मैट्रिक्स में ढेर सारे पदार्थ रहते हैं, ढेर सारे एंजाइम रहते हैं, ढेर सारे प्रोटीन्स रहते हैं, राइबोसोम्स रहते हैं, डीएनए रहते हैं, ये सभी चीज़ इसमें रहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है वो अलग से, जैसे इसके अंदर राइबोसोम भी है, इसके अंदर डीएनए भी है, इसके अंदर तरल पदार्थ होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। और एक देखते होंगे कि क्रिस्टी से लगा हुआ गोल गोल फंडस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ऑक्सीसोम, या इसका ऑक्सीसोम, या इसको कहते हैं F1 पार्टिकल, F1 कण। इसका नाम एक कहीं कहीं आपको F1 कण भी मिल सकता है, F1 कण, तो F1 कण भी कहते हैं इसको।
इस F1 कण के अंदर क्या रहता है, तो एक इंजाइम रहता है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी इंजाइम या श्वसनीय इंजाइम, श्वसनीय इंजाइम कहते हैं, इसके अंदर रहता है श्वसनीय इंजाइम। ओके, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा राइबोसोम पाया जाता है ये भी विशेष करके ध्यान रखना है। ये कभी कभी किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है ये सब प्रश्न आते हैं, और ध्यान रखना है ये 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। DNA भी पाया जाता है जो RNA का संश्लेषण करता है इसके अंदर, है ना, तो DNA भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जबकि आपको कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि किस अंग में, निम्नलिखित के किस अंग में DNA पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि DNA स्पेशली केंद्रक में पाया जाता है, बाहर में नहीं पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये DNA जो कि केंद्रक का चीज़ है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। ये इसकी संरचना हो गई। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य देखिए, मुख्य रूप से कार्य है इसका कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक है। कोशिकीय श्वसन जो होता है हम लोग के अंदर दो तरह का श्वसन होता है कोशिका में, एक होता है एरोबिक, एक होता है अनएरोबिक। तो यहाँ ये जो एरोबिक या जिसको कहते हैं वायवीय कोशिकीय श्वसन, उसके लिए आवश्यक होता है, वायवीय कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक होता है। वायवीय कोशिकीय श्वसन में या ऑक्सी सेल्युलर रेस्पिरेशन में, ऑक्सी श्वसन में क्रेब्स चक्र जो होता है, क्रेब्स चक्र में जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज के अभिक्रिया से ATP बनते हैं, उसमें क्रेब्स चक्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और क्रेब्स चक्र द्वारा ये 34 ATP का बनाता है। तो 34 ATP बनता है, जबकि टोटल कोशिकीय श्वसन से एक ग्लूकोज के जलने से मात्र 38 ATP बनता है। तो उसमें से 2 ATP बाद में खर्च होता है, 36 ATP का लाभ होता है, जिसमें से 34 ATP क्रेब्स चक्र से बनता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है। इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं या अर्ध स्वायत्त कोशिकीय अंग कहा जाता है। क्योंकि अर्ध स्वायत्त क्यों कहा जाता है, तो इसके अंदर अर्ध स्वायत्त कहने का कारण क्यों पूछा जाए, क्यों कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, इसके अंदर DNA पाया जाता है, इसके अंदर ATP पाया जाता है, ऊर्जा पाया जाता है। इसलिए अपना संचालन खुद करने में सक्षम है, अपना संचालन खुद कर लेता है। अतः इसे स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। और एक सा ध्यान रखना है कि कभी कभी पूछा जाता है कि ऑक्सीसोम में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, तो ऑक्सीसोम में ही श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम के अंदर ही श्वसनीय एंजाइम होते हैं, जबकि क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स के अंदर होता है, क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। ये इसके प्रमुख कार्य हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग अंतःद्रवी जालिका पढ़ते हैं। अंतःद्रवी जालिका हमारे कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये हमारे कोशिका के केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के बीच एक जंक्शन का कार्य करता है और दोनों के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि इसका खोज कौन किया था, तो खोज इसका जो किया था अंतःद्रवी जालिका का, ये किया था गार्नियर का खोज किया था गार्नियर, और नाम जो दिया था वो था पोर्टर, नाम जो दिया था वो था पोर्टर। ये दोनों व्यक्ति का नाम याद रखना है। इसका जो स्थान है वो कहाँ पर होता है, तो देखा जाए इसका स्थान केंद्रक तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच में ये स्थित रहता है। केंद्रक से बाहर और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये बीच में स्थित रहता है और जाली के रूप में रहता है। तो जाली नुमा संरचना होता है। स्थान इसका है, स्थान है केंद्रक तथा
प्लाज्मा झिल्ली के बीच जाली नुमा संरचना, जाली नुमा संरचना। अंतर्द्रव्यी जालिका का स्थान केंद्रक तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच जाली नुमा संरचना की तरह होती है और इसके जो स्ट्रक्चर होता है एकदम एक जाल की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, इसके देखा जाए तो यह दो प्रकार का होता है। इसको देखा जाए तो इसका प्रकार दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे कहते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए शॉर्ट में ER बोलते हैं। तो इसको एक होता है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका और दूसरा होता है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। दो प्रकार के होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपर राइबोसोम के दाने, राइबोसोम जो है दानेदार रूप में उपस्थित रहता है। खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपर राइबोसोम दाना दाना के रूप में उपस्थित रहता है, जिसके चलते इसकी संरचना खुरदरी दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं रहता है, इसलिए इसको कहते हैं चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। जब दाना नहीं रहता है, अगर राइबोसोम नहीं रहता है तो राइबोसोम नहीं रहने से इसको कहा जाता है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। तो इसीलिए एक कभी कभी पूछा जा सकता है कि अंतःद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित रहता है, लेकिन कहीं जगह कि निम्नलिखित में किस अंतःद्रव्यी जालिका पर उपस्थित रहता है, तो आपको बोलना पड़ेगा खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित रहता है और चिकनी पर नहीं रहता है। ठीक है, इसके संरचना में देखा जाए तो इसका संरचना जो होती है ये इसी तरह से होता है, जिसमें से इसको अगर बढ़िया से देखा जाए तो इसकी संरचना में ये सब जो होते हैं ट्यूब ट्यूब टाइप, इसको कहते हैं सिस्टर्नी, इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। ये सब आपका इस कुंडी टाइप का रहता है, कुंडी टाइप का सिस्टर्नी, और बीच वाले को कहते हैं ट्यूब, इसको कहते हैं ट्यूब, ट्यूबुल। तो ये दो तरह का संरचना रहता है, मिलकर बना रहता है। ये इसकी संरचना है, बाकी ये जालीनुमा संरचना रखता है। ठीक है, अब इसका कार्य पर हम लोग आते हैं। ओके, कार्य। तो इसका कार्य में देखिए, यह कोशिका का परिसंचरण तंत्र का कार्य करता है। कोशिका का परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम एक हृदय है और उसके बाद हमारे रक्त नालिकाएँ हैं, उस तरह से इसका जो कोशिका का सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य करता है। ये देखते हैं कि जाल की तरह बिछा हुआ है, तो ये कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन करने के लिए या ले उसके अंदर किसके अंदर बहेगा, तो इसी के अंतःद्रव्यी जालिका के ट्यूब बने हैं उसके अंदर से बहता है, इसलिए इसको कहते हैं कोशिका का परिसंचरण तंत्र का कार्य करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य करता है। कोशिका का अंतःकंकाल बनाता है, अंदर का जो कंकाल है इसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन मतलब हम लोग का कंकाल जैसे अंदर में हड्डी बनाता है, वैसे इसका अंदर का कोशिका के अंदर का कंकाल कौन बनाता है, अंतःद्रव्यी जालिका बनाता है। उसके अंदर बिछा हुआ रहता है, इस तरह से फैला के रखता है। जो आकृति कैसा बनेगा, किस वो चपटा है तो चपटा बनेगा, फैला हुआ तो फैला बनेगा, अर्थात कोशिका का अंतःकंकाल का निर्माण अंतःद्रव्यी जालिका करता है। ठीक है, या आपको पूछा जाए साइटोस्केलेटन कौन बनाता है, तो कहेंगे अंतःद्रव्यी जालिका बनाता है। दूसरा इसका अगला काम है केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य अर्थात न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करना। पदार्थों का आदान प्रदान करना, तो पदार्थ जो केंद्रक के अंदर है उसे अगर साइटोप्लाज्म में आना है तो इसी के माध्यम से आते हैं, या कुछ साइटोप्लाज्म के पदार्थ हैं केंद्रक के अंदर जाना है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से ही जाएंगे। इस प्रकार से पदार्थों का आदान प्रदान का कार्य करता है। इसके अलावा यह काम है केंद्रक से अन्य कोशिकीय अंगों को आनुवंशिक पदार्थ का ट्रांसफ़र। जैसे हम जानते हैं कि DNA, गुणसूत्र या फिर जो भी जेनेटिक कोड बनते हैं सब केंद्रक के अंदर बनते हैं, तो वो केंद्रक के अंदर बनेगा और फिर बाहर के कोशिकीय अंगों को आदेश करना है तो वो कैसे आता है, ये अंतःद्रव्यी जालिका के माध्यम से ही वह अन्य कोशिकीय अंगों तक जाता है
और सभी कोशिकीय अंगों को अपना जेनेटिक कोड या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो अपना बाहर आकर के वो अपने रिस्पॉन्सिबल काम को पूरा करते हैं। तो इस तरह से इसका जो प्रमुख काम है ये कोशिकीय अंगों को कोशिकीय अंगों तक आनुवांशिक पदार्थों को लाना केंद्रक से, यह भी एक कार्य है इसका। और अब हम इसका स्पेशल चर्चा करते हैं कि ये भाई खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का विशेष काम क्या है। तो जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका रहता है उसका मेन काम है प्रोटीन संश्लेषण के दर को बढ़ाना, और ये 6 गुना बढ़ा देता है। तो मुख्य रूप से इसका कार्य जो है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका का जो होता है जिसमें राइबोसोम ज़्यादा रहते हैं तो वो रेट बढ़ा देता है प्रोटीन संश्लेषण का, इसलिए इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ा देना। और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य है वसा का संश्लेषण करना। ये कई बार पूछा भी जाता है तो याद रखना है, वसा का संश्लेषण करना है। और इसके अलावा ये स्टेरॉयड हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे वृषण में बनता है और एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे ओवरी में बनता है। तो इस तरह से ये जो हार्मोन होते हैं जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उसका संश्लेषण करने में हमारे कोशिका के अंतर्द्रव्य जालिका जो होते हैं ये अपना स्राव करते हैं, अब इसका स्राव करने का भी विशेषता है। और अंत में ये याद रखना है कि ये जो हम देख रहे हैं अंतर्द्रव्य जालिका ये विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है, अविकसित कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसको याद रखना कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, और साथ में स्तनधारी के आरबीसी के कोशिका में भी, आरबीसी में भी नहीं पाया जाता, लाल रक्तकण में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य हम लोग समझ गए, और ये इसका जो फंक्शन है यही है, इतना ही है। चलिए हम लोग गोल्जी बॉडी देखते हैं। इसका कोशिका के अंदर एक प्रमुख रोल है और एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये बॉडी जो कि कोशिका के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर आप देखते होंगे जो खास करके सेंट्रियोल के ऊपर, तारकाय के ऊपर ऐसा दिखता है इस तरह का, तो इसको कहा जाता है। तो इसका गोल्जी बॉडी का संरचना आप जैसे फिगर में देख रहे हैं वैसे ही होता है। इसका खोज सबसे पहले किया था कैमिलो गोल्जी किया था, और किस में किया था तो एक खोज किया था सबसे बिल्ली के कोशिका में, बिल्ली के तंत्रिका कोशिका में खोज किया था, तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले देखा था। ठीक है, बिल्ली के तंत्रिका कोशिका में देखा था कैमिलो गोल्जी ने। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी काय भी कहते हैं, गोल्जी कई इसको कम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं, इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, कई नाम है, तो मेनली गोल्जी बॉडी के नाम से हम लोग जानते हैं, गोल्जी काय के नाम से जानते हैं। इसकी संरचना में देखिए ये ऊपर वाले कुछ वैक्यूल्स रिक्तिका टाइप के होते हैं छोटे छोटे, या कुछ इसके अंदर कुछ पदार्थ रखने वाले भरे होते हैं, उसको वेसिकल कहते हैं। इसके लंबे लंबे इस तरह से कुंडी टाइप का संरचना होता है जिसको सिस्टर्नी या हिंदी में कुंडिका भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है, ऐसी ही संरचना होती है। और ये जो है हमारे अंदर कोशिका के अंदर, ये हमारे कोशिका के अंदर जो कार्य करता है उसको हम लोग देखते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या है ना। तो हम लोग आते हैं कार्य पर। कार्य, तो कार्य में देखते हैं सबसे पहले इसको समझिए कि ये एक सिक्रेटरी स्रावित करने वाला बॉडी होता है जो कि अलग तरह के सभी तरह के पदार्थों को स्रावित कर सकता है या करता है। इसलिए इसको इसका जो जहाँ पर स्रावी कोशिका होते हैं जो किसी पदार्थ का स्राव करता है वहाँ पर इसका आकार बड़ा होता है। तो सबसे पहले ये कोशिकीय स्राव करता है। कोशिकीय स्राव मतलब जैसे एंजाइम स्राव कर रहा है या फिर किसी तरह का कोई तरल पदार्थ स्रावित कर रहा है। तो स्रावित करने वाला काम जहाँ होता है या जो कोशिका स्राव करते हैं उस कोशिकाओं में, स्रावी कोशिकाओं में ये बड़े आकार का होता है क्योंकि ये कोशिकीय स्राव करता है। दूसरा बात है यह कोशिका भित्ति या कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। हम प्लांट कोशिका में देखते हैं, पादप कोशिका में देखते हैं कि कोशिका भित्ति पाया जाता है और कोशिका विभाजन के समय उसके अंदर एक प्लेट बनता है जिसको कोशिका प्लेट कहते हैं। तो ये कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट दोनों का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। या लाइसोसोम का निर्माण में मदद करता है। एक बड़ी बात है कि लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली कहलाता है जिसके अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, उसका निर्माण में भी गोल्जी बड़ी ही रोल निभाता है। गोल्जी बड़ी ही उसके अंदर के जो स्राव होते हैं या उसके अंदर के जो पदार्थ होते हैं वो ला करके देता है। ठीक है,
तो ये प्रमुख बात है कि लाइसोसोम का निर्माण में मदद करता है, ये भी जान लीजिए। अच्छा, यह कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, वसा, लवण, विटामिन, जो भी चीज पदार्थ हैं उसको इधर से उधर ले जाने का कार्य गोल्जी बॉडी करता है। किसी भी पदार्थ को ले जाना है, प्रोटीन को ले जाना है, वसा को ले जाना है, कोई चीज़ ले जाना है, ले आना है, तो यह कार्य करता है गोल्जी बॉडी। कोशिका द्रव के अंदर किसी पदार्थ को ले जाना है। जैसे अंतःद्रव्य जालिका का काम था कि केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करना है, और इसका काम है कि कोशिका द्रव्य के अंदर ही पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाना है, चाहे वहाँ से इधर लाना है, वहाँ यहाँ से वहाँ ले जाना है, यानी ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो यह कार्य गोल्जी बॉडी करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य एक गोल्जी बॉडी करता है, परिवहन का कार्य करता है। इसलिए इसे यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक मैनेजर भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ट्रैफिक मैनेजर के नाम से किसे कहा जाना जाता है कोशिकीय अंगों में, तो गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं, यातायात प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, ये इसके प्रमुख काम है। और एक और बात, फिर वही बात कि इसमें याद रखना है कि ये विकसित कोशिका का अंग है, इसलिए अविकसित कोशिका में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। और हमारा जो आरबीसी है उसके अंदर भी, जो स्तनधारियों के आरबीसी है उसके अंदर भी गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। ओके, ठीक है, तो हम लोग इसको जाने समझे और अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अपने जो सुझाव हो, आपकी जो प्रतिक्रिया हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि जो भी आपके लिए यहाँ से किया जा सकता है उसे हम करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।